नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत। जो आज का हमारा वीडियो होगा वो आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मैं दृष्टिगत रखते हुए मैंने बनाया है इस वीडियो को, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है और उन्हीं चीज़ों को मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा लेकिन बाद में जब मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊँगा डिटेल, तो वहाँ डिटेल में पढ़ाऊँगा एक टॉपिक को, लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वैसे ही मैंने मध्यकालीन भारत को मैंने बता दिया था, गुप्तोत्तर काल के बाद जो भी काल आता है वो मध्यकालीन भारत से शुरुआत होती है। मैं दक्षिण भारत के बारे में मैंने कुछ दक्षिण भारत के कुछ शासकों के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत शासक अभी बचे हुए हैं लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ आगे, वो बाद में बताऊँगा। यहाँ से आपके वीडियो में परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ आपके सामने। तो इसमें मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो भारत पर अरबों का आक्रमण, मतलब मुस्लिम आक्रांता जो थे उनकी चर्चा करने वाला हूँ। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और मुग़ल सल्तनत की जो शुरुआत होती है उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको कवर करने में मुझे मिनिमम 2 वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों के बारे में और अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी के बारे में यहाँ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के कार्य क्या उन्होंने किए उसके बारे में और मुग़ल सल्तनत के कार्यों के बारे में शॉर्ट में हम लोग उसकी चीज़ों को देखेंगे, बहुत शॉर्ट में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उसी को हम लोग देखेंगे। जिसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो श्योर है कि आपको प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। अब भारत पर जब अरबों का आक्रमण होता है वहीं से सही रूप में वहीं से मध्यकाल की शुरुआत मानी है, सही रूप में वहीं से डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नई डायनेस्टी की मतलब की स्थापना होती है, वहाँ से जो हिंदू शासक थे वहाँ से थोड़ा बहुत काफ़ी परिवर्तन होता है, मुस्लिम शासक आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से माना जाता है आप दिमाग सोचेंगे तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आप जान रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत मतलब यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक आया क्या, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, हल्का सा वहाँ से भी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे ध्यान से। तो भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, तो भारत पर जब अरबों का आक्रमण होता है वो किसने किया था भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम वो कहा था कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कब आता है 712 ईस्वी में। ये सन भी याद रखेंगे, 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करता है। किस पे प्राप्त करता है? सिंध पर विजय प्राप्त करता है। पहली बार जजिया कर की वसूली इसने यहाँ पर की। तो पहली बार भारत में जजिया कर की वसूली करने वाला शासक, तो शासक नहीं कह सकते, आक्रमणकारी था, मगर किसी ने वसूला ना, तो पहली बार शासक के रूप में तो बाद में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जजिया कर की वसूली कौन कर रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है, ठीक है। तो 712 ईस्वी में सिंध पर इसने विजय प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में? तो आपको दिमाग में रखना है। विदेशी आक्रांता तो बहुत पहले आ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ तो 712 ईस्वी आपको दिमाग के अंदर रखना है और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम आता है, जजिया करके वसूली करता है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पुस्तक है चचनामा, इसके बारे में इतना ही, ठीक है। का बहुत कुछ है लेकिन हम, चूँकि मैंने बताया आपको पहले ही कि मैं वीडियो के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते ही मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। तो चचनामा जो है, चचनामा किस भाषा में है? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और इसको लिखा किसने है? तो यहाँ पर देखेंगे एक ही नाम है, अली मोहम्मद या मोहम्मद अली, अली अहमद या मोहम्मद अली। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। चचनामा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अरबों के आक्रमण के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। तो अरबों का आक्रमण हो रहा है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, आक्रमण किए यहाँ पर, और इसके बारे में चर्चा कहाँ मिल रही है? चचनामा मिल रही है, ठीक है।
पर इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं तुर्क आक्रमणकारी, और तुर्कों का आक्रमण कब हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, अल्पतगीन। राजधानी क्या थी, गजनी बनाई। तो गजनी बनाई इसने, यहाँ पर देखेंगे अल्पतगीन ने गजनी को क्या बनाया, एक राजधानी बनाया। क्या बनाया, गजनी। तो अल्पतगीन ने जो राजधानी बनाई थी वो गजनी थी, तो वहीं से नाम निकल के आ रहा है आपका महमूद गजनबी। तो गजनी, महमूद गजनी भी बोला जाता है, महमूद गजनबी भी बोला जाता है। तो गजनी राजधानी थी, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो किसने स्थापना की थी गजनी राजधानी की, अल्पतगीन ने। ठीक है, तो किसने किया, अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का पुत्र कौन था, सुबुक्तगीन था। कौन था, सुबुक्तगीन। तो ये क्रम भी याद रखना है कि अल्पतगीन पहले आया है, फिर सुबुक्तगीन आया है। ठीक है, तो सुबुक्तगीन आता है, और यह प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो प्रथम तुर्की शासक कौन था, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आप सोचेंगे कि महमूद गजनबी था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम तुर्की शासक था सुबुक्तगीन, ठीक है, जिसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन यामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था अल्पतगीन। ठीक है, आक्रमण करता है ये भारत पर, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है महमूद गजनबी। उसके बाद कौन आता है, महमूद गजनबी। महमूद गजनी की उपाधि भी दिमाग में रखेंगे हल्का सा, यामनी उद्दौला और आमीन उल मिल्ला। आमीन उल मिल्ला, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया किस आक्रमणकारी ने, तो ऑप्शन में जब आपके रहेगा मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर गजनी याद रखें, गजनबी या गजनी। तो गजनबी या गजनी ने आक्रमण किया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, जिसमें उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक कौन था, ये भी परीक्षा का प्रश्न है, भीमफस्ट था। भीमफस्ट था। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमफस्ट किस आक्रमणकारी के समय में था, किस मुस्लिम आक्रमणकारी के समय में था, तो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के दरबारी कवि जो हुआ करते थे उनका नाम भी याद रखेंगे, अल-बरूनी फिरदौसी उतबी। अल-बरूनी फिरदौसी उतबी, इनकी पुस्तक है अल-बरूनी की किताब उल हिंद, फिरदौसी की है शाहनामा, और उतबी की है किताब उल यामनी और तारीख़ यामनी। तो यामनी करके कोई आएगा तो वो उतबी आप टिक करिएगा यहाँ पर। तो उतबी की पुस्तक किताबुल यामनी, तारीख़ यामनी। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है महमूद गजनी में। फिर देखेंगे ससबनी वंश आता है एक, ससबनी वंश। ससबनी वंश में कौन था, मोहम्मद गोरी था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ससबनी वंश में कौन था, तो मोहम्मद गोरी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, और भी शासक रहे हैं इसमें, लेकिन उससे हमको लेना देना कुछ नहीं है। तो मोहम्मद गोरी, सिक्के जो चलाया इसने मोहम्मद गोरी ने, एक और कलमा लिखा अपने सिक्कों के पीछे अरबी भाषा में, दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई उस सिक्के के पीछे। तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनाने वाला सिक्के पर जो शासक था, जो आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी, उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद गोरी था। ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर देखेंगे आक्रमण इसने किया जो, उसके हम चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी प्रथम आक्रमण इसने किया 1175 पर मुल्तान पर। कहाँ पर किया, मुल्तान पर। पहला आक्रमण उसका कहाँ होता है, मुल्तान पर, ये आपको याद रखना है। दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात में, पहली बार वो गुजरात पर आक्रमण करता है। तो कब, 1178 में। ठीक है, और उस समय वहाँ का शासक मूलराज सेकंड या भीम सेकंड था। तो ठीक, यहाँ पर भी जब सोमनाथ मंदिर पर गजनबी ने अटैक किया था तब कौन था, भीमफस्ट था। ठीक है, सोमनाथ कहाँ मंदिर है, गुजरात में। ठीक है, लेकिन जब गोरी आता तब कौन शासक था, तो भीम सेकंड था उस समय। ठीक है, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गोरी ने और कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण किए और किसमें विजय प्राप्त किया और किसमें हारा। तो यहाँ देखेंगे 3 युद्ध हैं। एक है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध
और चंदावर का युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी क्या हुआ, पराजित हुआ। गोरी पराजित होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। 1192, ये तारीख आपको याद रखना कि तारीख भी मिलाने के लिए आती है, ठीक है। तो 1192 गोरी ने चौहान को पराजित किया। गोरी ने चौहान को पराजित कर दिया, मतलब पृथ्वीराज चौहान आ रहा है। मतलब कि प्रथम युद्ध में तो गोरी पराजित हुआ, लेकिन द्वितीय युद्ध में गोरी फिर से विजय प्राप्त करता है। और इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध से ही क्या हो जाता है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद चंदावर का एक युद्ध होता है जो 1194 में होता है, 2 साल बाद। देखिए 94 चंदावर 94, ठीक है। गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद क्या होता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी, अब मोहम्मद गोरी लेके आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके आया था, और इसको प्रथम अख्ता क्या हुआ, प्रदान करता है। इसको प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के साथ उसका जो था, उसके साथ आया था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया था, बख्तियार खिलजी आया था, और उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी किसके साथ आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ठीक है। ये तो हो गया जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में, उससे पहले की कहानी। अब 1206 की बात कर लेते हैं, जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो दिल्ली पर डायरेक्ट शासन नहीं करता है, वो लाहौर को ही अपनी राजधानी बना के रखता है, ठीक है। तो शुरुआत होती है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला वंश दिल्ली सल्तनत में जो आता है वो गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी वंश होता है, फिर तुगलक वंश होता है, फिर सैयद वंश होता है, फिर लोदी वंश होता है। तो इस प्रकार से ये वंश हैं, इन वंशों का क्रम याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखेंगे जो गुलाम वंश होता है, यहाँ देख लें हल्का सा, गुलाम वंश। गुलाम वंश, जो गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश में 3 वंश, गुलाम वंश को 3 सब वंश में हम लोग इसको डिवीज़न कर देते हैं। इसका 3 और वंश इसको डिवीज़न कर देते हैं, गुलाम वंश के अंदर थे। तो एक था कुतुबी वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबी वंश जान जाएंगे, तो कुतुबी वंश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश में कौन था, इल्तुतमिश था, और बलबनी वंश में बलबन था। तो कुतुबी वंश और बलबनी वंश तो आप नाम से जान जाएंगे। शमसी वंश में कौन था, तो प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश। यहाँ पर मेरे बताने का मकसद ये है कि आप कम से कम जो ये वंश का नाम ले रहा हो उसमें पहला शासक तो याद कर ही लीजिए आप, ठीक है। तो कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश में इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश पहला शासक, और बलबनी वंश में बलबन है। अब देखेंगे कुतुबी वंश में और कौन कौन थे, तो आराम शाह थे बाद में। शमसी वंश में देखेंगे इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज है, रजिया काफ़ी महत्वपूर्ण, इनके बारे में भी देखेंगे। बहराम शाह है, अलाउद्दीन शाह है, और नसरुद्दीन मोहम्मद है। ये आपको इन शासकों का नाम हल्का दिमाग में रखना है, लेकिन वीडियो के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहला शासक तो आप दिमाग में रख लीजिए। बलबनी वंश में बलबन आए, खुसरो आए, केकुबाद आए, और क्यूमर्स आए। अब आते हैं खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में पहला कौन शासक है, जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मुबारक खिलजी, और चौथा खुसरो। इसमें क्या करना है आपको, शुरुआत के 2 शासकों के नाम याद रखने, पहला और दूसरा। खिलजी वंश में दोनों याद रखेंगे, पहले शुरुआत के 2 शासक, ये आता है परीक्षा में। तो जलालुद्दीन पहले हैं, बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और ऊपर जो है जलालुद्दीन खिलजी। अब आते हैं तुगलक वंश में। कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश काफ़ी लंबा कार्यकाल, तुगलक वंश का सबसे लंबा, मतलब दिल्ली सल्तनत अगर हम देखें तो सबसे लंबा किसका कार्यकाल है, तो वो है तुगलक वंश का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कौन आता है पहला शासक, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे। तो पहला शासक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे हम लोग बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा आता है फिरोज तुगलक, और उसके बाद अंतिम पढ़ते हैं हम लोग नसीरुद्दीन तुगलक।
तुगलक वंश में शुरुआत के तीनों शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक, फिर आते हैं सैयद वंश में। सैयद वंश में कौन है? पहले नंबर पर खिज्र का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखना है यहाँ पर खिज्र का। उसके बाद देख लेते हैं मुबारक शाह आएंगे, मोहम्मद शाह आएंगे और अलाउद्दीन आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश में भी तीनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी बाबर द्वारा पराजित होता है और बाबर क्या करता है? मुगल सल्तनत की शुरुआत करता है। ठीक है, अब ये तो मैंने शासकों का क्रम बताया और शासक कौन से रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में बताया। महत्वपूर्ण इससे भी ज़्यादा है कि इन्होंने क्या काम किया या इनके शासन में क्या कार्य हुए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो भी आपको जल्द से जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं जान रहा हूँ वीडियो का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से मैंने बना दिया कि जिन्हें आप शॉर्ट में जल्दी से देख लेंगे तो आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। अगर हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं तो वहाँ से आप कर लेंगे आसानी से। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।